पर्शियन गल्फ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरानियन कोस्टलाइन से कुछ दूर एक त्रियारन वॉरशिप 40 नॉट्स की स्पीड से पानी चार रही है। उसकी फ्लाइट डेक पर एक रॉकेट बूस्टर इग्निशन लेता है। एक छोटा डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट आसमान में पंच करता है। 8 फुट का विंग स्पैन, 10 फुट लंबा, और इसका वॉरहेड एक पिकअप ट्रक से भी सस्ता। फिर दूसरा लॉन्च होता है, फिर तीसरा। मिनट्स के अंदर एक पूरा स्वॉर्म एयरबॉर्न है, सीधा ईरान की एयर डिफेंस नेटवर्क में घुसने के लिए। ये वो मोमेंट है जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने पहली बार एक सस्ता एक्सपेंडेबल अटैक ड्रोन एक्चुअल कॉम्बैट में डिप्लॉय किया, और ये लॉन्च हुआ एक ऐसे शिप से जिसे हमारी खुद की नेवी ने फेंकने की कोशिश की थी। द लिटोरल कॉम्बैट शिप, LCS, वो प्रोग्राम जिसे मीडिया ने पेंटागॉन्स फ्लोटिंग गार्बेज कहा। फ्रीडम क्लास वेरिएंट, जिसका प्रोपल्शन सिस्टम 2 डीजल इंजन्स और 2 गैस टर्बाइन को एक सिंगल कंबाइनिंग गियरबॉक्स के थ्रू चैनल करता है। टॉर्क लोड्स इतने थे कि गियर टीथ सस्टेन नहीं कर पाते। वो शिप के अंडरवे रहते ही ग्राइंड होकर मेटल डस्ट बन जाते थे। USS मिलवॉक LCS-5 ने डिलीवरी के 1 महीने बाद अपनी मेडन वॉयज में प्रोपल्शन खो दिया। USS डिट्रॉइट LCS-7 डेड इन द वाटर टो करके पोर्ट लाना पड़ा। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल माइक गिल्डे ने इस कंबाइनिंग गियर प्रॉब्लम को द मोस्ट चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन ऑन एनी क्लास ऑफ शिप सिंस आई हैव बीन इन द नेवी कहा। इंडिपेंडेंस क्लास वेरिएंट की बीमारी अलग थी। एक ट्रियारन हल पूरा एल्यूमिनियम से बना, 3 हल्स एक वाइड कनेक्टिंग डेक से जुड़ी हुई। एल्यूमिनियम वेट सेव करता है, वेट स्पीड सेव करता है, लेकिन एल्यूमिनियम ओशन वेव्स के रिलेंटलेस साइक्लिक स्ट्रेस के नीचे फटीग होता है। स्ट्रक्चरल क्रैक्स हाई लोड जंक्शन से प्रोपगेट होने लगते हैं। एक वॉरशिप जिसकी अपनी स्किन खुद को फाड़ रही थी। नेवी ने कुछ शिप्स को उनकी डिजाइन सर्विस लाइफ के आधे से पहले ही डीकमीशन कर दिया। वो शिप्स जो कभी इतनी पुरानी हुई नहीं कि लड़ पाती। और फिर भी राइट नाउ इराक 2003 के बाद से सबसे बड़े नेवल कैंपेन के पहले घंटों में, जब हमारे $13 बिलियन के सुपर कैरियर डीप वाटर में सेफ बैठे हैं, जब हमारे अर्ली बर्ग डिस्ट्रॉयर्स आउटर पेरीमीटर होल्ड कर रहे हैं, ये शिप, ये ब्रोकन शिप केज के अंदर है। वो मिशन एग्जीक्यूट कर रही है जो हमारे फ्लीट की कोई और प्लेटफॉर्म टच नहीं कर सकता। क्यों? सेंटकॉम ने एक वॉर फाइटिंग रोल क्यों सौंपा एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसमें क्रैकिंग होल्स हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग गियर बॉक्सेस हैं? जवाब शिप के अंदर नहीं है, जवाब मैप पर है। अगर आप हेडलाइंस की जगह इंजीनियरिंग समझना चाहते हो तो हमें ज्योमेट्री देखनी होगी, उस केज की जो ईरान ने बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखते हैं, 21 नॉटिकल माइल्स अपने सबसे नैरो पॉइंट पर, लेकिन यूजेबल शिपिंग लेन्स कंप्रेस्ड होकर सिर्फ 4 नॉटिकल माइल्स रह जाते हैं, डू ईच डायरेक्शन। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल हर रोज उस की होल से पास होता है। अब देखते हैं ईरान ने इसके अराउंड क्या बनाया है। ये डिफेंसिव पोजीशन नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल किल जोन है। सरफेस के नीचे हजारों नेवल माइंस, कॉन्टैक्ट माइंस, बॉटम इन्फ्लुएंस माइंस और EM-52 रॉकेट प्रोपेलेड माइंस जो सी फ्लोर पर बैठे हैं और ऊपर लॉन्च होकर हूल में घुस जाते हैं। इन माइनस के पीछे गदीर क्लास सबमरीन्स, 20 से ज्यादा हल्स अकॉस्टिक क्लटर ऑफ द शॉलोज में लर्क कर रही हैं, टॉर्पीडोज और एडिशनल माइंस कैरी करते हुए। सरफेस पर 1500 से ज्यादा IRGC फास्ट अटैक क्राफ्ट और आर्म्ड स्मॉल बोट्स, छोटी फाइबरग्लास हल्स, 50 नॉट्स की स्पीड केपेबल, जिनमें से कई नासिर एक एंटी शिप मिसाइल कैरी करती है। ये फॉर्मेशन में एंगेज नहीं करती, ये स्वॉर्म करती है। इनका डॉक्ट्रिन सैचुरेशन है, इतना मास की किसी भी डिफेंस सिस्टम की कॉम्प्यूटेशनल कैपेसिटी ओवरवेल्म हो जाए। एयर से ड्रोन स्वॉर्म्स रेडार स्कोप्स को हंड्रेड्स ऑफ लो स्पीड क्लटर सिग्नल से भर देते हैं, इंटरसेप्टर सिस्टम्स के प्रोसेसिंग साइकिल्स ब्लीड करवाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक नॉइस के पीछे IRGC बैलिस्टिक मिसाइल्स मैक 3 से डिसेंड करते हैं।
असली पेलोड चीप डिकॉयज के पीछे छुपा होता है। ये सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ये रैंडम अग्रेशन नहीं है, ये एक प्रिसाइसली इंजीनियर्ड एंटी एक्सेस आर्किटेक्चर है जो एक फिजिकल कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट करता है। वो कंस्ट्रेंट है टाइम, जो हमारे एगिस कॉम्बैट सिस्टम को डिटेक्ट, क्लासिफाई, ऑथराइज और फायर करने में लगता है। वो उस वेपन के फ्लाइट टाइम से ज्यादा है जो क्लोज रेंज पर हमें टारगेट कर रहा है। ये कंस्ट्रेंट हमारे सुपर कैरियर्स को लॉक कर देता है। 8 लाख लॉन्ग टन्स डिस्प्लेसमेंट, 5000 सेलर्स, $15 मिलियन प्रतिदिन ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम उसको ऐसे बाथटब में नहीं पुश करते जहां एनिमी ने 40 साल हर स्क्वायर माइल रिग करने में लगा दिए हो। हमने ये ज्यामिति पहले कवर की थी। हमारे करियर्स बाहर डीप वाटर में बैठे हैं, चोक पॉइंट्स को डिस्टेंस से होल्ड करते हैं, लेकिन डिस्टेंस एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेंटकम को 2 चीजें साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है और दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म केज के अंदर चाहिए। पहला प्रॉब्लम ऑफेंसिव है। ईरान की एयर डिफेंस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए हमें एक फॉरवर्ड नोड चाहिए, ईरानियन कोस्टलाइन के क्लोज, एक लॉन्च प्लेटफॉर्म जो चीप अटैक ड्रोन्स को रडार नेट में फेंक सके, इंटरसेप्टर ग्रिड को सैचुरेट करे और टॉमाहॉक्स के लिए कॉरिडोर खोले जो डिस्ट्रॉयर्स के पीछे से आ रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म को 4 चीजें चाहिए। 1, छोटा रडार और थर्मल फुटप्रिंट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को अट्रैक्ट न करे। 2, स्पीड अबव 40 नॉट्स ताकि टारगेटिंग सोल्यूशन से आगे रहे। 3, डेक इतनी बड़ी और स्टेबल कि ड्रोन्स लॉन्च कर सके। 4, डिस्प्लेसमेंट इतनी छोटी कि शैलो कोस्टल वाटर्स में ऑपरेट कर सके जहां डीपर ड्राफ्ट वॉरशिप्स फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम डिफेंसिव है, स्ट्रेट माइन से सीडेड है। एक भी ऑयल टैंकर सेफली ट्रांजिट करने से पहले किसी को वो माइंस फाइंड करनी है और डिस्ट्रॉय करनी है, बिना सेलर्स को माइन फील्ड में भेजे। अवेंजर्स क्लास माइनर स्वीपर्स जो ये मिशन गल्फ में करती थी, वो डिसअम्पशन हो चुकी है। लास्ट 4 बहरीन से सितंबर 2025 में विड्रॉ हो गई। रिप्लेसमेंट को अनमैन्ड माइन हंटिंग सिस्टम्स कैरी करने होंगे, रोबोट्स जो वहां जाएं जहां ह्यूमंस को नहीं जाना चाहिए। वेरिएबल्स रन करो। सुपर कैरियर, टू लार्ज, टू एक्सपेंसिव, टू मेनी ऑफ आवर पीपल एट रिस्क। डिस्ट्रॉयर, माइन काउंटर मेजर्स के लिए डिजाइन नहीं और हर वीएलएस सेल इतना वैल्यूएबल कि यूज किल जोन के अंदर रिस्क नहीं कर सकते। क्रूजर, सेम प्रॉब्लम। सबमरीन, सबमर्ज प्लेटफॉर्म से ड्रोन्स नहीं लॉन्च कर सकती। एक शिप दोनों इक्वेशन सॉल्व करती है, वो शिप जिसे नेवी थ्रो अवे करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि इस शिप ने कॉम्बैट में क्या किया, हमें समझना होगा कि ये फाइट करने के लिए सरवाइव क्यों हुई, क्योंकि जवाब उन्हीं डिफेक्ट्स के अंदर दफन है जिससे इसका एंड होना चाहिए था। इंडिपेंडेंस क्लास से शुरू करते हैं। ट्रायरान डिजाइन जो क्रैक करती थी, 3 नैरो हल्स, एक वाइड एल्यूमिनियम डेक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड। क्रैक्स रियाल्दर, मेटल फटीग हाई स्ट्रेस जॉइंट्स पर एक मटेरियल वीकनेस जिसे नेवी ने साल और मिलियंस लगाकर फिक्स करने की कोशिश की। लेकिन देखो कि ट्रायरान जियोमेट्री ने और क्या प्रोड्यूस किया। 3 हल स्प्रेड अपार्ट क्रिएट करती हैं एक मेटासेंट्रिक हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी के बीच का डिस्टेंस, जो कन्वेंशनल मोनो हल से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। नेवल आर्किटेक्चर में मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करता है कि शिप कितनी वायलेंटली रोल करेगी। सोचिए कनू में खड़े होने और कैटामरान पर खड़े होने का डिफरेंस। हल्स के बीच स्टैंस जितना वाइडर उतना मुश्किल टिप होना। ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब शिप रोलिंग रेजिस्ट करती है, वो फ्लैट रहती है। ये ट्रेडिशनल वॉरशिप के लिए इररिलेवेंट है जो गन्स फायर करती है या मिसाइल्स लॉन्च करती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के लिए जो ओपन ओशन स्वेल्स में ड्रोन्स लॉन्च करना है, ये सब कुछ है। एक ट्रायरान डेक एक स्टेबल टेबल है मूविंग सी में। अब दूसरी फेलियर देखते हैं। एलसीएस डिजाइन थी स्वैपेबल मिशन मॉड्यूल्स के आसपास, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स जो पोर्ट में लोड और अनलोड हो सकते थे। मॉड्यूलैरिटी कॉन्सेप्ट फेल हुआ। मॉड्यूल्स लेट थे, ओवर बजट थे, अंडर परफॉर्मिंग थे।
नेवी ने प्लग एंड प्ले विजन अबैंडन कर दी। लेकिन जब आप फेल मॉड्यूल्स को हटा देते हो तो क्या बचता है? एक मैसिव एम्प्टी फ्लाइट डेक। इंडिपेंडेंस क्लास पर 11,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अनऑब्स्ट्रक्टेड सरफेस एरिया, रफली 3 टेनिस कोर्ट्स का फुटप्रिंट। वो एम्प्टी डेक फीचर होने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, वो फेलियर के पीछे छूट गई। और फेलियर कभी-कभी वही छोड़ जाता है जो आपको चाहिए। ओपन आर्किटेक्चर। नेवी ने LCS को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे एक मॉड्यूलर नोड बना दिया। बोल्ट अ रॉकेट असिस्टेड ड्रोन लॉन्चर ऑनटू द डेक। कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। शिप को हर चीज में अच्छा होने की जरूरत नहीं। यूज बस फ्लोट करना है, फास्ट मूव करना है और अपना डेक खोलना है जो भी मिशन डिमांड करे। Triaran with the failed modules became the most flexible launch platform in the fleet. Stable deck, 11,000 square feet of empty space, 40 plus knots. अब सवाल ये है कि आप उस डेक पर क्या डालते हो जो वार बदल दे। दिसंबर 2025 में USS सांता बारबरा LCS 32 अरेबियन गल्फ में ऑपरेटिंग थी। उसकी फ्लाइट डेक से एक रॉकेट बूस्टर इग्नाइट्स हुआ। एक छोटा डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट स्काई में क्लाइम किया। 10 फुट लॉन्ग, 8 फुट विंग स्पैन। वो था फर्स्ट शिपबोर्ड लॉन्च ऑफ लोकिस्ट, लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक 1 वे अटैक ड्रोन वॉरशिप से सी पर फायर किया। 2 महीने बाद वो वेपन वॉर में चला गया। लोकस्ट एक इंजीनियरिंग पैराडॉक्स है। इसका एयर फ्रेम रिवर्स इंजीनियर है, ईरान के अपने शाहिद 136 से, जो मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे इफेक्टिव 1 वे अटैक ड्रोन्स में से एक है। अमेरिकन इंजीनियर्स ने स्पेक्टर वर्क्स एरिजोना में जो इफेक्टिव था उसको स्टडी किया। डेल्टा विंग एरोडायनामिक्स, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल रेंज। फिजिक्स जो काम कर रही थी यूज रखा और बाकी सब रीबिल्ड कर दिया। फिर उसे वापस उस देश में उड़ाया जिसने डिजाइन किया था। लेकिन जो लोकस्ट को कॉपी से अलग करता है वो कॉस्मेटिक्स नहीं है। ये है 3 इंजीनियरिंग अपग्रेड्स जिन्होंने एक क्रूड वेपन को प्रिसिजन सिस्टम में बदल दिया। प्रोपल्शन से शुरू करते हैं। ओरिजिनल शाहिद एक क्रूड 4 सिलेंडर नॉक ऑफ इंजन चलाता है जो अपनी अकूस्टिक सिग्नेचर पूरे पानी में ब्रॉडकास्ट करता है। आप उसे आते हुए सुन सकते हो। स्पेक्टर वर्क्स ने उसे रिप्लेस किया DA-215 2 स्ट्रोक इंजन से। 215 सीसी, 20 हॉर्स पावर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ। DA-215 ऑपरेट्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट नॉइज। लोकिस्ट साइलेंटली नहीं आती, लेकिन इतनी क्वाइटली आती है कि रेडार डिटेक्शन, साउंड नहीं, प्राइमरी वार्निंग बन जाता है। फिर गाइडेंस। ओरिजिनल शाहिद प्री प्रोग्राम GPS कोऑर्डिनेट्स फॉलो करता है, फायर एंड फॉरगेट। लोकिस्ट नहीं करता। ये कंटिन्यूअस अपलिंक मेंटेन करता है स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के थ्रू। वो कनेक्शन रडार होराइजन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो फिजिकल लिमिट जहां कर्वेचर ऑफ द अर्थ लाइन ऑफ साइट टारगेटिंग ब्लॉक कर देती है। स्टारलिंक के थ्रू एक कमांड सेंटर लोकसास्ट को रीडायरेक्ट कर सकता है मूविंग टारगेट्स के अगेंस्ट, बिहाइंड द होराइजन। ह्यूमन इन द लूप। ट्रिगर के लिए इंसान चाहिए, प्रिसिजन के लिए सैटेलाइट चाहिए, और आखिरी कैपेबिलिटी जो किसी शाहिद में कभी नहीं दिखी, ऑटोनॉमस कोऑर्डिनेशन। लोकिस्ट कैरी स्वॉर्मिंग एल्गोरिथम्स जो फॉर्मेशन में ड्रोन्स को एक दूसरे से बात करने देते हैं, ट्रेजेक्टरी डेटा शेयर करना, टारगेट्स एलोकेट करना, अप्रोच वेक्टर्स कोऑर्डिनेट करना। एक लोकिस्ट एक न्यूसेंस है। 20 लोकस्ट मल्टीपल एजिमुथ से आना वो एक कॉम्प्यूटेशनल क्राइसिस है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। अब इकोनॉमिक्स रन करो। हर लोकस्ट की कॉस्ट $35,000 है। यूज शूट डाउन करने वाला SM-6 इंटरसेप्टर कॉस्ट नियरली $5 मिलियन। ईरान ने 40 साल लगाकर एक टोल बूथ बनाया जो $5 मिलियन पर कार चार्ज करता है। लोकस्ट $35,000 की मोटरसाइकिल लेकर बैरियर क्रॉस कर जाती है। वो कॉस्ट ट्रैप जो ईरान ने अमेरिकन इंटरसेप्टर्स ड्रेन करने के लिए बनाया था, अब रिवर्स होकर काम कर रहा है। जब एपिक फ्यूरी कमेंस हुआ,
लोकस्ट ड्रोन्स LCS फ्लाइट डेक से लॉन्च हुए और IRGC कमांड एंड कंट्रोल नोड्स पर स्ट्राइक किए। उन्होंने अर्ली वार्निंग रडार इंस्टॉलेशंस मारी, उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स मारी, उन्होंने मिलिट्री एयरफील्ड्स मारी। एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम कमांडर, ने लोकस्ट को इंडिस्पेंसिबल कहा, नॉट यूजफुल, नॉट हेल्पफुल, इंडिस्पेंसिबल। $35,000 के ड्रोन्स ने पाथ क्लियर किया और उनके पीछे आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर्स ने अपने VLS सेल्स खोल दिए। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स $2 मिलियन ईच प्रिसिजन गाइडेंस और हेवी वॉरहेड्स कैरी करते हुए उन कॉरिडोर से उड़ गए जो लोकस्ट ने अभी खोल दिए थे। एक्सपेंडेबल ड्रोन हार्डन टारगेट को नहीं मारता, वो एयर डिफेंस को ब्लाइंड करता है जो हार्डन टारगेट को प्रोटेक्ट करता है। $2 मिलियन का टॉमाहॉक जॉब फिनिश करता है। पहली बार हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक्सपैंडेबल अटैक ड्रोन्स को स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल्स के साथ सिंक्रोनाइज किया। एक सिंगल किल चेन में एक्चुअल कॉम्बैट में कॉमन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल CUSV एक रिमोटली कंट्रोल्ड बोट है जो AN/AQS-20 माइन हंटिंग सोनार को सस्पेक्टेड माइन जोन्स के थ्रू टो करती है। सोनार सी फ्लोर पेंट करता है, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है शेप, डेंसिटी और मैग्नेटिक सिग्नेचर से। ह्यूमन ऑपरेटर LCS पर माइल्स दूर बैठे डेटा फीड देख रहा है। फ्लाइट डेक से MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर्स 2 एडिशनल सिस्टम्स कैरी करते हैं। एक बार माइन लोकेट हो जाए, AN/ASQ-235 एयरबॉर्न माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम एक एक्सपैंडेबल अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल डिप्लॉय करता है, एक छोटा रोबोट जो माइन तक स्विम करता है और यूज डिस्ट्रॉय कर देता है। डिटेक्शन के 3 लेयर्स, 3 अनमैन्ड सिस्टम्स, 0 सेलर्स इन द वाटर। एवेंजर क्लास माइन स्वीपर्स जो पहले ये मिशन परफॉर्म करते थे, उनकी क्रूज को डायरेक्टली माइनफील्ड के अंदर ऑपरेट करना पड़ता था। LCS ने वो वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया। इस अनमैन्ड MCM आर्किटेक्चर का पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट पर्शियन गल्फ के पानी में हुआ, एपिक फ्यूरी के दौरान। 2 मिशंस, सेम क्लास ऑफ शिप, एक साथ मैप पर रनिंग। एक ईरान की एयर डिफेंस में होल्स फाड़ रहा है, दूसरा स्ट्रेट से माइंस क्लियर कर रहा है। 12 महीने पहले दोनों मिशंस पॉसिबल नहीं थे, अब देखो कैसे कन्वर्ज करते हैं। ऑफेंसिव साइड पर LCS प्लेटफॉर्म्स गल्फ में 40 नॉट से ज्यादा स्पीड से कट कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली पोजीशन शिफ्ट कर रही हैं, ईरान की कोस्टल डिफेंस बैटरीज को स्टेबल टारगेटिंग सॉल्यूशन डिनाई कर रही हैं। उन मूविंग डेक्स से लोकस्ट स्वॉर्म्स ईरानियन एयर स्पेस में लॉन्च हो रहे हैं। डजन्स ऑफ $35,000 ड्रोन्स IRGC एयर डिफेंस के रडार स्कोप्स फ्लड कर रहे हैं। हर इंटरसेप्टर जो लोकस्ट पर फायर होता है, वो इंटरसेप्टर अवेलेबल नहीं होगा जब रियल थ्रेट आएगा। और जब ईरान की डिफेंस ग्रिड सैचुरेटेड है, अपनी फाइनाइट मैगजीन एक्सपेंडेबल टारगेट्स पर जला रही है, तो डिस्ट्रॉयर्स पीछे से अपने वर्टिकल लॉन्च सेल्स खोलती है। चीप मास ने डोर किक कर दी, टॉमाहॉक्स गैप से उड़ गए। डिफेंसिव साइड पर दूसरी LCS प्लेटफॉर्म्स अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर बॉर्न सिस्टम्स डिप्लॉय कर रही हैं, स्ट्रेट के माइंड वाटर्स में। सोनार सी फ्लोर मैप कर रहा है, लेजर्स वाटर कॉलम स्कैन कर रहे हैं, रोबोट स्विमर्स जो ढूंढे यूज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग का असली लेसन है। एलिगेंस मतलब परफेक्ट डिजाइन नहीं, एलिगेंस मतलब कंस्ट्रेंट्स को एसेट्स में बदलना। LCS कभी अपने डिजाइन मिशन सेट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर में सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन जब मिशन सेट बदल दिया, ड्रोन स्वॉर्म्स और माइन काउंटर मेजर्स, तो सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी फेलियर थी, उसकी स्ट्रेंथ बन गई। तो सवाल ये नहीं है कि LCS एक अच्छी शिप थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म था जो 40 नॉट स्पीड, शैलो ड्राफ्ट, स्टेबल 11,000 स्क्वायर फीट डेक और 3,000 टन डिस्प्लेसमेंट, ये 4 वेरिएबल्स एक साथ ऑफर करता? जवाब नहीं है। और यही रीजन है कि सेंटकॉम ने वर्स्ट शिप को कॉम्बैट में भेजा, क्योंकि वॉर में आप परफेक्ट प्लेटफॉर्म का इंतजार नहीं कर सकते,
आप जो अवेलेबल हैं उसके साथ इक्वेशन सॉल्व करते हैं और एपिक फ्यूरी में इक्वेशन का सॉल्यूशन LCS था।